नमस्कार साथियों, हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। परमाणु की संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। परमाणु की संरचना से जुड़े हम जो है 3 भाग आपके सामने लेकर आ चुके हैं और आज आप जो है चौथे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में हमने विभिन्न प्रकार के जो है मॉडल पढ़े और उनके बारे में जो है परमाणु के आकार के बारे में, परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु का भार है। कल हमने अध्ययन किया अवोगाद्रो संख्या के बारे में और आज हम बात करेंगे परमाणु स्थिति के बारे में। देखिए, हमने एक मॉडल पढ़ा था, बोर मॉडल। बोर मॉडल ने जो है परमाणु के बारे में क्या बताया गया था कि परमाणु का जो नाभिक है, न्यूक्लियर जिसे बोला जाता है, ये नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार जो कक्ष होते हैं, इन वर्ताकार कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ये जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन, ये इस दीर्घ वर्ताकार कक्ष में एक निश्चित त्रिज्या या फिर दीर्घ वर्ताकार कक्ष में निश्चित पथ पर जो है गति करते, यानी कि चक्कर लगाते। इन जो है गति लगाने वाले इन कक्ष को बोर कक्ष नाम दिया गया या फिर बोर कक्षा। और नाभिक से बाहर की तरफ जाते समय इनको क्रमशः नाम दिया गया था कि एल एम एन या 1 2 3 4, यानी कि आगे बढ़ते समय यह आगे संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार जो है इनको बोर कक्षा कहा गया। अब हम बात कर रहे हैं परमाणु की स्थिति। तो परमाणु की स्थिति की बात करते समय हमको यही ध्यान में रखना है कि जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश जो है नाभिक से बाहर की तरफ जाते समय जो दीर्घ वर्ताकार जो कक्ष बने हुए होते हैं, उन कक्षाओं में निश्चित पथ पर क्या लगाते, गति लगाते। अब इन गति लगाने पर जो है इनको बोर कक्षा नाम दिया गया। और अब यदि एक कक्ष की बात की जाए तो एक कक्ष के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2n² होती है। यहां पर जो है n क्या है, n कक्ष की संख्या। अब यदि हम k कक्ष, l कक्ष, m कक्ष, n कक्ष, इनके लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3 और n बराबर 4। अब यदि हम पहले कक्ष यानी कि k कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहें कि k कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम इस फॉर्मूला में जो है इसका मान पुटअप करेंगे। तो देखिए 2n की जगह 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 × 1 = 2, यानी कि प्रथम कक्ष में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने समा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एल कक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर n बराबर 2, यहाँ पर यदि हम सूत्र के अंदर n की जगह 2 का मान रखें तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 × 4 बराबर 8, यानी कि सेकंड कक्ष जो है एल कक्ष जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा कक्ष और देख लेते हैं, यानी कि n बराबर 3, 2 की जगह 2, n की जगह 3 का स्क्वायर 9 × 2, यानी कि 18। तीसरे कक्ष के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और n कक्ष की जब बात की जाए तो n की जगह 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूने 32, यानी कि ये निश्चित जो है कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस सूत्र के आधार पर n के मान बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर एक और जिक्र किया गया कि जब परमाणु के बाह्यतम कोश की जब बात की जाएगी तो परमाणु के बाह्यतम कोश में
अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। यानी कि जब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों को यदि हम उनका जो है इन कक्षाओं के अंदर यदि उनको शामिल करें या फिर इन कक्षाओं के अंदर इनको रखें, तो जो बाह्यतम कोश होगा वो चाहे एक के कक्ष हो, चाहे एल हो, एम हो, चाहे एन हो, या फिर आगे का कोई भी ऑर्बिटल कक्ष हो, तो उसके अंदर अधिक से अधिक जो है हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखेंगे, तो हम आगे के जो 1 से 10 तक या फिर 20 तक परमाणु देखें तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे मान रखा जाता है उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए, हमको पता है कि अष्टक जो है बाह्यतम कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। परमाणु क्रमांक 1 जो है हाइड्रोजन तत्व, इसकी बात करें तो नाभिक और इस बाह्यतम कोश में इसके पास में इलेक्ट्रॉन है टोटल 1, ये इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया। परमाणु क्रमांक 2 की बात करें यानी कि हीलियम, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ये 2 रख दिया। यानी कि पहली कक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। यहाँ पर इसके पास में 1 ही था तो 1 ही रखा। अब ये किसी से साझा करके 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तीसरे नंबर बात करें लिथियम की, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 1, 2, अब यहां पर 2 ही रख सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम कोश में जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और देख लेते बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। देखिए पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में पीछे कितने बचे हुए हैं, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 और 6 हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यदि परमाणु क्रमांक 10 की बात करें या फिर देख लेते 11, जैसे सोडियम है, यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। ये इसका नाभिक, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, हुए कितने टोटल, 10, तो ये बाह्यतम कोश में एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये हो गए 11। तो इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों का जो है इसके अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। अब परमाणु स्थिति के बारे में बात करने के बाद में अब बात करते हैं समस्थानिक। देखिए समस्थानिक जो है ज्ञात करने से पहले जो है अपन एक बार डाल्टन का सिद्धांत वापस देख लेते हैं। डाल्टन का सिद्धांत क्या कह रहा था कि एक तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक आगे आगे अध्ययन करते गए तो इसमें कुछ जो है चेंजेज वो करते गए। वो चेंजेज ये थे कि भाई किसी भी तत्व की बात करें तो उसके सभी परमाणु जो है समान होते हैं, लेकिन जो है उन्होंने इसको गलत पाया। उन्होंने क्या देखा कि कोई भी तत्व है, यानी कि किसी भी तत्व की बात करें तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण हाइड्रोजन का,
तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 3। ये यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है, हाइड्रोजन तत्व जो है वो 3 स्पीसीज में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन 3 स्पीसीज में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। इससे हमको ये पता चला कि जो है परमाणु, कोई भी तत्व है वो किसी भी एक समान परमाणु से बनकर नहीं होता है, यानी कि अलग अलग परमाणु भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो हमने एक उदाहरण देखा कि इसके अंदर परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। उदाहरण दिया हमने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो तत्व है वो 3 स्पीसीज में 3 प्रकार के परमाणुओं के अंदर पाया जाता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यानी कि ये क्रमशः हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तो 1 1 1, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम की 2 और ट्राइटियम की 3। अब यदि हम इन तीनों की परमाणु संरचना बनाना चाहे तो देखिए, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन, और ये ट्राइटियम। देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन, ड्यूटेरियम की बात करें तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम की बात करें तो इसके नाभिक के अंदर 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। अब इस आधार पर हम समस्थानिक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिसके अंदर परमाणु क्रमांक जो है समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन के अलावा और भी उदाहरण देखते हैं। क्लोरीन के जो है समस्थानिक 2 प्रकार के, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 और कार्बन 14। ये थे समस्थानिक के उदाहरण। अब यदि समस्थानिकों का हम उपयोग पढ़ें तो समस्थानिकों के उपयोग हैं कि यूरेनियम जो समस्थानिक है उसको परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा उपयोग है कि रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक है, वो विभिन्न रोगों में उपचार के लिए काम में आते हैं, जैसे हम देखते हैं। तो हम उपयोग पढ़ रहे हैं समस्थानिक के। तो देखिए उपयोग, पहला यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, इनका उपयोग जो है उपचार के रूप में भी, यानी कि आयोडीन 131 जो है वो है घेंघा रोग के उपचार में, और कोबाल्ट जो 60 है उसका उपयोग कैंसर रोग के निदान में भी किया जाता है। तीसरा उदाहरण यदि हम देखें उपयोगों में इसका, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और चौथा उपयोग है कि मानव के रक्त संचरण के अध्ययन में सोडियम 24 समस्थानिक उपयोग में लिया जाता है। तो ये बात करी हमने किसके बारे में, समस्थानिक के बारे में, यानी कि आइसोटॉप के बारे में।
आइसोटॉप। अब हम बात करते हैं समभारिक की, यानी कि आइसोबार के बारे में। अब हम अगली बात करते हैं समभारिक की। समभारिक यानी कि आइसोबार। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक जो है वो होते हैं भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या क्या हो, वो समान हो, तो ऐसे जो है तत्व क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। देखिए, परमाणु हमने जो समस्थानिक पढ़ा, समस्थानिक के अंदर क्या था कि कोई भी तत्व है उसके जो है परमाणु जो क्रमांक जो है वो थे समान, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या थी भिन्न भिन्न। और समभारिक के अंदर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा कि कोई भी तत्व भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे तत्व कहलाते हैं समभारिक। एग्जाम्पल, कैल्शियम और ऑर्गन की बात करें तो देखिए, ऑर्गन 18 और कैल्शियम 20, इनकी जो है परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो 14 करके समान है। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इसकी बात करें तो परमाणु क्रमांक इसके 6 और इसके 7, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या 14 समान। इस प्रकार से जब इन समभारिक की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या जब समान हो तो ऐसे तत्व जो है वो समभारिक कहलाते हैं। इन समभारिकों के अंदर जो है परमाणुओं के अंदर न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या योग तो जो है वो समान होता है, परंतु दोनों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो है परमाणु की संरचना का जो टॉपिक है वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने से इसके अंदर हमने जो है वो देखा, तो इसके बारे में जो हमने अध्ययन किया तो परमाणु की संरचना के बारे में जो है हमने सबसे पहले परमाणु के मॉडल के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने परमाणु के आकार के बारे में, परमाणु के द्रव्यमान के बारे में, परमाणु भार में, आवोगाद्रो के बारे में, परमाणु की स्थिति के बारे में और समस्थानिक और समभारिक के बारे में हमने अध्ययन करके परमाणु की संरचना का जो टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के टॉपिक में जो है एक और नए टॉपिक के बाद साथ में हम जो है एक वापस जो है क्लास लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए इसको शेयर कीजिए और हमारी जो वीडियो है उनको लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।